Biggest victory for Indian women's team in ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप अभी तक की। और लाजवाब क्लिनिकल परफॉर्मेंस की बदौलत ही आई है। हर बॉक्स टिक किया है टीम इंडिया ने इस श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच हुआ है T20 का कल हमारा। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, फील्ड में जो एनर्जी रही, बैटिंग के साथ जो हर एक बैटर से हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब तो इनको परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। अगर सेमीफाइनल्स की हॉप्स हमें उम्मीदों को अभी तक जीवित रखना है तो नेक्स्ट मुकाबले से पहले। और सेम वही हुआ, हर चीज हमारे पक्ष में गई। या फिर आप यूं कह लीजिए, हर जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें टीम इंडिया ने एक लेवल ऊपर जाके परफॉर्म किया कल, चाहे वो बल्लेबाजी हो जाए, गेंदबाजी हो जाए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज रही वो टीम इंडिया की फील्डिंग। राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल जब वो बॉलिंग करने आए इंडियन टीम, जिस तरह की कैचिंग उनकी रही, कैचिंग एफिशिएंसी अगर आप बात करो इस टूर्नामेंट में तो सबसे ज्यादा वो इंडिया की है। जस्ट बिकॉज ऑफ इस मैच की कैचिंग की वजह से, मैच की फील्डिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से। चाहे आप वो राधा यादव का कैच ले लीजिए, चाहे आप फिर वो ऋचा घोष का कैच ले लीजिए, रेणुका ठाकुर का कैच ले लीजिए। मतलब फील्ड पे जो एनर्जी कल नजर आ रही थी, लग रहा था कि एक चैंपियन टीम खेल रही है और चैंपियन बनने ये यहाँ पे आए हैं। और श्रीलंका के पास बिल्कुल वो क्लूलेस नजर आ रही थी, कोई किसी चीज का जवाब नहीं था, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। वो बिल्कुल ही वहां पे उस जो लेवल था टीम इंडिया का कल के मैच में, उसको उसका सामना कर नहीं पाए वो। और ऊपर से हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जहां पे जरूरत सबसे ज्यादा थी, वो 10 20 30 एक्स्ट्रा बोनस रन चाहिए थे जिससे हमारे नेट रन रेट में इजाफा हो सके, वो उन्होंने दिए। एक बार स्कोर लग रहा था कि 155 160 के अंदर रह जाएगा, बट वो शानदार नॉक ने उसने वहां पे टीम इंडिया को 172 के टोटल तक लेके गए। और चाहे वो स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा की शानदार स्टार्ट हो, उसके बाद जमीमा की वो छोटी सी पारी जो कि मोमेंटम ब्रेक नहीं करने दिया, 2 विकेट लगातार गिरे इंडिया के स्मृति और शेफाली के लगातार 2 बॉलों पे। उसके बाद भी मोमेंटम शिफ्ट नहीं होने दिया टीम इंडिया ने वहां से, और एक अच्छा फिनिश किया। तो वो एक अच्छी चीज रही यहाँ पे इंडिया के लिए। और बॉलिंग एफर्ट्स में सब बॉलर्स ने अच्छा किया, सब बॉलर्स ने, चाहे वो आशा शोभना हो जाए, आपकी श्रियंका पाटिल, जिस तरह का उनका जो हाई रिलीज है, आशा शोभना अपनी हाइट यूज करती है, कोई भी फ्रीबीज ये देते नहीं है, ना फुल टॉस ना आपको हाफ ट्रैकर मिलेगा। सो एक अलग लेवल पे कल जो एनर्जी नजर आई फील्ड पे, चाहे वो बॉलर्स हो या फील्डर्स हो, एक सब्स्टिट्यूट फील्डर की तरह आई थी फील्ड पे राधा यादव। क्यों मैं राधा यादव की इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैच तो बना हुआ था इंडिया का, लेकिन जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा चाहिए था, उसके लिए शुरुआती विकेट चाहिए थे। फील्ड में कोई आ, ऐसा काम नहीं करना था जिससे कि बॉलर्स का मनोबल मनोबल टूट जाए। तो वो काम बखूबी राधा यादव ने किया, जो दूसरी बॉल पे उन्होंने श्रीलंकन ओपनर का कैच पकड़ा पीछे जाके। वो शानदार एफर्ट था, एफर्ट नहीं, कैच पकड़ा भी उन्होंने। वहां से वो दिन बन गया, फिर मैच बन गया इंडिया का। और उसके बाद जो हुआ वो तो फिर हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी इंडिया ने। फिर उसके साथ आप देखोगे सारे ही बॉक्सेस, मतलब आपके जो तीन पहलू होते हैं इस गेम के, आपको बैटिंग अच्छी करनी है, बॉलिंग अच्छी करनी है, उसके साथ साथ आप अगर फील्डिंग में कहीं ना कहीं लैग कर जाओ तो फिर आपकी वो क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो है वो आप वो वाला बॉक्स चूक जाते हो। बट उसमें तो सबसे ज्यादा अच्छा किया टीम इंडिया ने, शानदार शुरुआत दिलाई शेफाली वर्मा स्मृति ने, टाइम लिया, अपनी इनिंग को बिल्ड किया, उसके बाद पेस किया, इंडियन पारी को अच्छे से लेके गए, उसके बाद आउट होने के बाद उसी जगह से स्टार्ट किया हरमन और जमीमा रोड्रिक्स ने। सो वो वाली चीज जो है वो यहाँ पे एडवांटेज देके गई पूरी थ्रू आउट द इनिंग्स टीम इंडिया को। और उससे काफी फायदा भी मिला हमें, अंत में जाके अच्छा फिनिश। फिर बॉलिंग में अच्छी शुरुआत दिलाई श्रियंका पाटिल का वो शानदार जो प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह डिसीव किया वहां पे अट्टापट्टू को, श्रीलंकन ओपनर और उनके कैप्टन को। और वही एक बड़ा थ्रेट थी जो जीत और हार में जो डिफरेंस को कम कर सकती थी, या श्रीलंका को मैच
मैच तो हाथ से निकल गया था श्रीलंका को, हर बार नहीं होता। उन्होंने एक ऑलरेडी जो डेकेड में एक परफॉर्मेंस देती है टीम, वो ऑलरेडी वो एशिया कप में कर चुके हैं। इंडिया के अगेंस्ट अराउंड 165 का वो टोटल चेज किया था इन्होंने। सो अराउंड उसी के वो ये टोटल था। बट आप यहाँ पे पिच देखोगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर आप यहाँ पे आउटफील्ड देखो, 172 यहाँ पे किसी और ग्राउंड पे अराउंड 200 होंगे, क्योंकि बॉल जब अलोंग द ग्राउंड तो बॉल चलती नहीं है। मतलब जो चौका जाना चाहिए उस पे 2 रन मिल रहे हैं, ऐसे कितनी बार हम देख चुके हैं एक पारी में होते हुए। सो उस वजह से वो टोटल बहुत बड़ा था। छक्के इतने लगते नहीं है विमेंस क्रिकेट में, हमें पता है 15-20 छक्के नहीं लग सकते, पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर रन्स बाउंड्री चौकों से ही आते हैं। सो वो एक जो आउटफील्ड का था उसकी वजह से स्कोर और ज्यादा बड़ा हो गया था। उसके बाद रेणुका ठाकुर ने पहले ओवर में विकेट दिला दिया। फिर श्रेयंका पाटिल का जो ओवर था उसने प्रॉपर गेम बदल दिया। मतलब जिस तरह से वो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रही थी, पहले ही ओवर से उनको ब्रेक मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से उनकी उंगलियां चलती है सीम के ऊपर। और एक दो गेंदें तो उन्होंने वो जो अश्विन डालते हैं स्लाइडर, जो आउट स्विंग की तरह जाती है, एक उंगली से जो स्लाइडर डालते हैं वो फिर आउट स्विंग की तरह चलती है गेंद, वो भी डाली। वो शानदार वेरिएशन दिखाया उन्होंने। और आने वाले मैचेस में शायद हो सकता है वो वेरिएशंस की जरूरत भी पड़े। आशा शोभना अगेन गूगली भी देखने को मिली उनकी कल, जो वेरिएशंस का हम बोल रहे हैं उनकी तरफ से। अरुंधति रेड्डी एक ओवर में जरूर महंगी साबित हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अच्छी वापसी की, 3 विकेट उन्होंने लिए अपने नाम के। दीप्ति शर्मा ने भी अच्छी कैलकुलेटेड बॉलिंग की कल, नपी तुली गेंदबाजी उन्होंने की। 5 ही गेंदबाजों का यूज किया इंडिया ने कल, और पांचों के पांचों ने ही अच्छा परफॉर्म करके दिया, जॉब डन करके दिया। कैप्टन हरमनप्रीत कौर शायद फटीग के कारण या कोई और रीजन हो सकता है, शी इज फुली फिट, जो कि हमें कल दिखा जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही थी उनकी। और पहले जामिमा के साथ फिर ऋचा घोष के साथ वो जो एक्स्ट्रा रन चुराने का ट्राई कर रहे थे हर बार, फिटनेस में तो उनके कोई सवालिया निशान नहीं था। उसके बाद फिर फील्ड पे वो नहीं नजर आई पूरे टाइम, समृति ने ही कैप्टनसी संभाली दूसरी पारी में। और शानदार चेंजेस रहे उनकी तरफ से, बॉलिंग चेंजेस, फिर अटैकिंग अप्रोच रही, स्लिप का यूज करना हो, चाहे क्लोजिंग फील्डर्स का यूज करना हो, फाइन लेग पे फील्डर्स का एंगल, जो कि फाइन लेग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो घेरे के अंदर हो घेरे के बाहर हो, फील्डर्स की प्लेसमेंट। तो सब बहुत ही ऑन स्पॉट नजर आया कल समृति की तरफ से भी। तो अच्छी कैप्टनसी, हर एक जो टिक था वो हमने कल मतलब हर एक बॉक्स था वो टिक किया है कल हमने कल के मैच में। और जो वर्ल्ड कप में हमारी उम्मीदें बनाए रखने के लिए ये मैच जीतना काफी नहीं था। मतलब आपको इस मैच को सिर्फ इसी तरीके से जीतना, या मैं तो ये भी कहूंगा 10-20 रन हमने फिर भी एक्स्ट्रा दे दिए। जो 9वें विकेट की पार्टनरशिप थी वो ऑलमोस्ट हमने 20-21 रन की करवा दी, शायद वहां से भी 10-15 रन हम बचाते तो और ज्यादा अच्छा होता। बट ये इतना, इससे ज्यादा आप उम्मीद कर रहे हो, सो ये भी जायज नहीं है। एक तरीके से 82 रन की आपको विक्ट्री मिली है, बहुत अच्छी है। आपका -1.5 के अराउंड आपका नेट रन रेट था, उससे आप प्लस में आके चले गए हो, प्लस में आ गए हो अभी। उम्मीद आपके लिए बढ़ गई है, वरना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। इस बड़ी जीत के अलावा और कोई जरिया नहीं था अपनी उम्मीदों को वापस लेके आना इस वर्ल्ड कप में। और इसके लिए क्रेडिट जाता है हर एक प्लेयर को, स्क्वाड की हर एक प्लेयर को। समृति, शेफाली, जमीमा, हरमन ने बल्ले के साथ अच्छा किया, उसके साथ बॉलर्स ने अच्छा किया, पर जो फील्ड पे जो एनर्जी लेके आई हर एक प्लेयर, जो मतलब पूरा अटैकिंग इंटेंट नजर आ रहा था, चाहे वो जमीमा फील्ड कर रही थी, वहां पे आशा शोभना ने पिछले मैचेस में कैचेस छोड़े हैं, बट वो भी एक इंटेंट के साथ फील्डिंग करती हुई कल नजर आ रही। तो ये एक अलग जोश नजर आ रहा था, जो कि शायद पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, शायद से वर्ल्ड कप में पहुंचे नहीं थे हम। बट ठीक है, अभी देर आए, देरी तो हुई है, बट दुरुस्त आए हैं या नहीं आए वो तो टाइम ही बताएगा। बट उम्मीद तो जग चुकी है कि हम शायद से अभी सेमीफाइनल्स में पहुंच सकते हैं। उसके सिनारियो के भी बारे में बात करेंगे, बट पहले स्कोर कार्ड पे चले जाते हैं। स्कोर बोर्ड पे हम एक बार नजरें लगा लेते हैं कि शुरुआत इंडिया ने टॉस जीता हरमनप्रीत कौर ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। क्योंकि ये जो दुबई की पिच है ये हम देखते हुए आ रहे हैं, दूसरी पारी में जाते जाते और स्लो हो जाती है। थोड़ा टर्निंग पिच ये नहीं है, बट स्लोनेस की वजह से टर्न फिर हो ही जाती है आपकी। और फिर वो क्वालिटी जो है इंडियन बॉलर्स के पास,
वो वहां से फिर वो जानती है कि इन स्लो पिचेस का कैसे फायदा उठाना है उन्हें। शेफाली वर्मा शायद स्ट्राइक रेट और ज्यादा इंप्रूव वो कर सकती है। शेफाली से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं, अगर वो 40 बॉल खेले तो ये हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट 60-65 रन करे, अराउंड 140-150 की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करे। समृति थोड़ा टाइम ले, समझ आता है उनका गेम उस तरह का है, वो ले सकती है टाइम, बट शेफाली को मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। बट कल के मैच में उनको एक प्लान के तहत गए हैं, वो विकेट नहीं गंवाना था पहले 6-7 ओवरों में, वही किया सेम। 6 ओवर्स में रन जरूर कम बने, बट इस पिच के हिसाब से वो इतने भी स्लो नहीं थे, आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हो। बट नेक्स्ट मैच में अगर थोड़ा सा इस पे भी काम किया जाए तो वो भी अच्छा होगा। समृति 38 गेंदों में 50 रन, शानदार पारी, 4 चौके 1 छक्के लगाए। शेफाली ने 4 चौके लगाए अपनी पारी में। और उसके बाद आती है नंबर 3 पे हरमनप्रीत कौर, क्योंकि यहाँ पे तो आना भी चाहिए था क्योंकि ओवर्स बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो यहाँ पे बट वो नंबर 3 नंबर 4 में सिर्फ एक ही बॉल का फासला था, क्योंकि दोनों बैक टू बैक आउट हुई थी। एक रन आउट हुई समृति, उसके बाद शेफाली का अट्टा पट्टू का शिकार बनी। फिर हरमनप्रीत कौर, आप एक बार स्ट्राइक रेट देखिए, 27 गेंदें 52 रन 8 चौके 1 छक्का, मतलब बाउंड्रीज भी लगाई है, डबल्स बहुत सारे भागे इन्होंने इस पारी में। ऑलमोस्ट 193 का स्ट्राइक रेट इनका। जमीमा की 10 गेंदों में 16 रन की पारी, बट स्ट्राइक रेट 160। और उसके बाद ऋचा घोष ने तो 6 ही बॉलें खेली, 6 रन उन्होंने बनाए। उन्होंने इंश्योर किया कि हरमनप्रीत कौर को टाइम टू टाइम स्ट्राइक मिलती रहे, और उसका फायदा बहुत उठाया फिर उन्होंने। सो ये स्कोर कार्ड रहा हरमनप्रीत कौर की, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं बोल रहा था कि इससे ज्यादा बड़ी स्टेज अब नहीं मिल सकती थी इनको, और फिर उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया। शानदार, ब्रिलियंट ये नॉक रही। और मुझे लगता है अगर इंडिया आगे जाके वर्ल्ड कप में पहुंचती है सेमीफाइनल में, सो ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग भी हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट नॉट द बेस्ट। और समृति की जिस हिसाब से मैंने बात की दोनों की पार्टनरशिप की, रेयर फेलियर है इनका, 2 लगातार मैचेस में होती नहीं है ये, शेफाली और समृति 2-3 मैचेस में लगातार, तो इन्होंने यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप करके दी। फिर समृति का मैंने बोला तीसरे मैच में मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये 3 मैच में फ्लॉप हो, तो तीसरे मैच में इन्होंने भी 50 किया। सो ये कलेक्टिव एफर्ट था यहाँ पे इंडियन बैटर्स की तरफ से, और एक अच्छा टोटल यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद आप बॉलिंग कार्ड देखोगे श्रीलंका का, तो यहाँ पे सब बॉलर्स की ही ठीक ठाक पिटाई हुई है। प्रिया दर्शनी 2 ही ओवर किए, 11 रन उन्होंने दिए। फिर सुगंधिका कुमारी 3 ओवर में 29 रन, 3 ओवर में 32 रन। उदेशिका प्रबोधानी जो एक्सपीरियंस बॉलर है इनकी, लेफ्ट आर्म मीडियम। कविशा दिल्हारी 2 ओवर 11 रन, इन्होंने 2 ही ओवर किए। फिर इनोका रणवीरा 3 ओवर 26 रन, इनकी भी ठीक ठाक पिटाई। फिर चमारी अट्टापट्टू 4 ओवर 34 रन, इनकी भी ठीक ठाक पिटाई हुई है। और फिर अमा कंचना 3 ओवर 29 रन देके 1 विकेट। तो 2 ही बॉलर्स थी जिनको एक एक विकेट मिला। समृति रन आउट हुई थी कल के मैच में। सो बॉलर्स की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं। फिर बारी आती है जी इंडियन बॉलर्स की, और शानदार स्टार्ट यहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 रन पे हमने 3 विकेट ले लिए थे। एक बार मुझे लग रहा था कि शायद 100 रन से भी बड़ी जीत हमें मिल सकती थी, बट वो एक पार्टनरशिप आई चौथे विकेट के रूप में, ऑलमोस्ट 36 रन की। वहां से थोड़ा सा रीबिल्ड हुई पारी, बट फिर एक और विकेट गिरा। चौथा विकेट गिरने के बाद फिर 3-4 विकेट और चल, 65 पे 8 हो गए थे, और 90 पे श्रीलंका एक बॉल पहले ऑल आउट हो गई। ज्यादा कुछ किया नहीं, अमा कंचना ने 19 रन बनाए, लास्ट तक वो खड़ी रही, लास्ट 9th विकेट पे आउट हुई। अनुष्का संजीवनी ने 22 बॉलों पे 20 रन बनाए। कविशा दिल्हारी ने 22 बॉलों पे 21 रन बनाए। और टोटल इनके लगे जी पारी में 6 चौके, कोई छक्का नहीं लगा। वह इंडिया की तरफ आप एक बार देखो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडिया की तरफ से यहाँ पे बाउंड्रीज आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 2 छक्के लगे हैं, एक समृति और एक हरमन ने लगाया। हरमन ने 84 मीटर का 6 लगाया था वो। बट आप बाउंड्रीज देखोगे 18 चौके। इस आउटफील्ड पे बहुत सारे शॉट्स तो ऐसे थे जो गए नहीं, दुक्के तिक्के मिल रहे थे इंडियन बैटर्स को, बट उसके बावजूद 18 चौके लगाना 20 ओवर में, ये अपने आप में काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है इनकी। वहीं पे अब बॉलिंग की तरफ आ जाए या फिर आप फील्डिंग की तरफ आ जाओ इंडिया की। सो बॉलर्स का आप कार्ड देखो एक बार, रेणुका सिंह अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, 4 ओवर 16 रन देके 2 विकेट। श्रेयंका पाटिल एक और
बढ़िया मैच उनकी तरफ से, 4 ओवर 15 रन देके 1 विकेट, रन तो देती नहीं है, उसके अलावा जो लेवल ऑफ स्किल इनके पास है, मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी बॉलर बनेगी और काफी लंबे टाइम तक इंडियन क्रिकेट को सर्व करेगी, ऐसा मेरा मानना है। दीप्ति शर्मा अगेन गुड परफॉर्मेंस बाय हिम, बाय हर। और अरुंधति रेड्डी ने एक पहले ओवर में 11-12 रन चले गए, उसके बावजूद उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देके फिर से 3 विकेट लिए। 4 ओवर में 19 रन देके 3 विकेट आशा शोभना ने दिए। मतलब कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसने 5 की इकोनॉमी से रन दिए हो, सबका 4, सवा 4, साढ़े 4, पौने 5, इससे ऊपर किसी का भी नहीं है। सबने विकेट्स लिए, 3-3 विकेट अरुंधति और आशा ने लिए। उसके अलावा एक एक दीप्ति शर्मा और श्रीलंका ने 2 विकेट लिए, यहाँ पे रेणुका सिंह ठाकुर ने। और उसके अलावा यहाँ पे आपको बॉलिंग कार्ड में नहीं नजर आएगा, कहीं पे भी नजर नजर नहीं आएगा, राधा यादव ने कल 3 कैचेज लिए और उनके उनकी तरफ से शानदार ये परफॉर्मेंस रही, जिसकी बदौलत ये जो डिफरेंस है आपको वो ज्यादा नजर आ रहा है। शायद से 20-30 रन और भी बन सकते थे अगर वो कैचेज नहीं पकड़ते, तो वो एक वाइटल रोल निभाएंगे आने वाले टाइम में। जो कैचेज है मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। सो टोटल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही, चाहे वो आप अपने बैटर्स की तरफ से पहली पारी में रन्स बनाना हो, और उसके बाद जो फिनिश किया बॉलर्स ने और उनका साथ दिया इंडियन फील्डर्स ने हर जगह पे। रेणुका सिंह ठाकुर का शानदार वो कैच, ऋचा घोष के शानदार रिफ्लेक्सेस, एक स्टंप किया उन्होंने, फिर 2 कैचेज पकड़े, आई थिंक 2 या उससे भी ज्यादा, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है। अब आ जाते हैं जी एक बार ये विन प्रोबेबिलिटी पे एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ से आप देखोगे कि मैच इंडिया की तरफ ही चलता गया। एक बार जब 2 विकेट गिरी इंडिया की लगातार 2 बॉलों पे, तो जरा थोड़ा जरूर नीचे डाउन आया था ये, और उसके अलावा ऊपर ही भागता रहा इंडिया की पारी में। फिर जैसे ही 3 विकेट गिरे 6 पारी में, वहां से ऑलमोस्ट 100% इंडिया का वो जो हो गया था तय कि यहाँ से अब इंडिया 100% इंडिया का जीतना तय है। सो आप देखोगे एक बार 2 विकेट गिरे तब थोड़ा सा ड्रॉप आया, उसके अलावा ये ऊपर ही जाता गया ग्राफ, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और क्योंकि इससे आपको पता लग रहा है कि पूरे मैच में के दौरान इंडिया ने अपनी पकड़ बनाए रखी। यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा ये डिप आया था, बट ये भी अराउंड 75-70 के तक ही आया था, इससे नीचे नहीं आया। उसके बाद तो फिर आप देखोगे ऊपर ही जाता गया, मैच ऑलमोस्ट पहली पारी में ही खत्म हो गया था। और भाई बची कुची कसर जो थी वो तीसरे ओवर तक श्रीलंकन पारी में समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पे श्रीलंका की उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी। अब आ जाते हैं हम एक बार, मैं आपको ये हरमनप्रीत कौर और समृति ने जो 2 बेहतरीन पारी खेली है कल, उसके बारे में उनका एक बार ये स्पाइक ग्राफ है, ये देख लीजिए आप। कवर ड्राइव हरमनप्रीत कौर का प्रोडक्टिव शॉट रहा, टोटल कंट्रोल 81%। समृति से हम उम्मीदें करते कंट्रोल में बल्लेबाजी करे, 88%। कवर ड्राइव इनका भी खास शॉट रहा। और ऑन साइड में ज्यादा डोमिनेटेड रही है कल समृति, ये ग्राफ देख के इनका पता चल रहा है समृति। और वहीं दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर ने थर्ड मैन का रीजन छोड़ के हर तरफ रन्स बनाए हैं कल, और बाउंड्रीज 8 लगाई हरमन ने और 4 चौके लगाए समृति ने, दोनों ने एक एक सिक्स लगाया। सो ये, और उसके अलावा आप एक बार वैगन व्हील देखोगे तो समृति की वैगन व्हील से पता चल रहा है थर्ड मैन, फाइन लेग या फिर पॉइंट के रीजन में एक भी रन नहीं है उनका। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, कवर्स, स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने अपने रन्स बटोरे हैं। वहीं हरमनप्रीत कौर ने ज्यादा टारगेट, क्योंकि ऑफ साइड पैक करके रखा था, सारे फील्डर्स रिंग में थे अट्टापट्टू ने हरमनप्रीत कौर के लिए। सो वहां से वो ओवर द रिंग 3 चौके बटोरे वहां पे हरमनप्रीत कौर ने, तो वो 12 रन आपको कवर्स रीजन में दिख रहे हैं, वो वही है। फिर लॉन्ग ऑफ के तरफ से भी 11 रन, मिड विकेट के ऊपर से छक्के लगाए, एक छक्का 2 चौके लगाए वहां पे भी, तो वहां से 18 रन। सो ऑल अराउंड पारी थी हरमन की। वही समृति का भी अच्छा स्टार्ट यहाँ पे। और अब क्योंकि टोटल हमारा जो बॉलिंग बैटिंग यूनिट है, बॉलिंग तो हमारी अच्छा कर ही कर रही थी, उसके अलावा जो बैटिंग यूनिट है हमारी वो अभी फॉर्म में आ गई, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। बिफोर दैट माइटी क्लैश अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले हमारे बैटर्स का इस तरह से फॉर्म में आना, ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और हर एक बैटर का आप देख लीजिए टॉप ऑर्डर का, चाहे शेफाली ने भी रन बना लिए, समृति, जमीमा अच्छी दिख रही है, हरमनप्रीत कौर ने भी रन बना लिए, ऋचा घोष बची है, और ऋचा घोष उम्मीद यही करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा कर दे।
और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अमूमन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती भी है। सो वहाँ पे आप पार्टनरशिप देख लीजिए, पहले विकेट की 98 रन 77 गेंदों में, तो ऑलमोस्ट ये 11 ओवर खेल गए थे। उसके बाद स्टेज अच्छे से सेट थी इंडियन टीम के लिए, और ये रन रेट भी अच्छी मेंटेन करके रखी थी, ऑलमोस्ट 8.5 का रन रेट, या आप यूं बोल लीजिए 9 का रन रेट आप इन्होंने मेंटेन कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, बट वो लास्ट में उन्होंने कवर अप कर लिया। तो इंडिया के भी लास्ट की भी जो रन रेट है वो अराउंड 8.7 8.8 ही रही। सो वहां से आप देखोगे कि एक अच्छा मोमेंटम जो मिला ओपनिंग पार्टनरशिप से, उसको फिर बरकरार रखा। 21 बॉलों में 30 रन की पार्टनरशिप जमीमा और हरमन ने, फिर उसको फ्लोरिश किया, लास्ट में फिनिश दिया रिचा घोष और हरमन की 22 बॉलों में 44 रन की इस पार्टनरशिप ने। अब एक बार आप ये मैनहट्टन पे नजरें डालेंगे तो इससे पता चलेगा, यहाँ पे ब्लू वाली इंडिया की, इसी के बारे में बात करेंगे हम। श्रीलंका की तो आप देखते जाओगे, रन्स 2-3 ओवर्स में आए चौथे विकेट की पार्टनरशिप में। उसके अलावा 3 विकेट पहले गिरे, फिर आपके 4-5 विकेट यहाँ गिरे, फिर 1-2 रन ओवर्स में अच्छी पार्टनरशिप हुई, फिर ये कुछ खास था नहीं इस पारी में। इंडिया की पारी में आप देखोगे शुरुआत थोड़ी समझबूझ के साथ की गई। शुरू के 5 ओवर्स में ज्यादा कुछ रिस्क लिया नहीं गया, छठे ओवर्स को यूटिलाइज किया, इससे 11 रन आए, और इंडिया ने पावर प्ले में अराउंड 41 रन बनाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो हम देखेंगे ओवर बाय ओवर में हम जब जाएंगे तो। उसके बाद इन्होंने जो है छठे सातवें आठवें नौवें ओवर में लगातार इंश्योर किया कि 10 रन आए। यहाँ से अच्छा मोमेंटम मिल गया था, फिर एक ही ओवर में दोनों की विकेट गई। यहाँ पे इंडिया की विकेट 13 ओवर में कैसे दिखा रहे हैं, आई थिंक इससे तो, या 13वें ओवर की 5वीं गेंद पे ही ये विकेट मिला है, सॉरी 13th ओवर में ये विकेट गिरा। उससे पहले आप देखिए, छठे ओवर में 11 रन, 7वें ओवर में 10 रन, 8वें में 10, 9th ओवर में 10, फिर 10th में 7 रन आए। आपका 11th ओवर थोड़ा सस्ता गया, 5 रन इससे। फिर 12th ओवर में अगेन 10 रन, 13th ओवर में 5 रन, और यहाँ पे ये दोनों विकेट गए। सो एक पेस जो जनरेट कर दी थी दोनों ने ही, समृति और शेफाली ने शानदार प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था आने वाले बैटर्स के लिए। अब इंडिया दिख रहा था कि 13 ओवरों में अराउंड 100 के क्लोज पहुंच गया स्कोर। सो सॉरी, मैंने बोला था 9 की रन रेट से, ये तभी मैं सोचूं इतना तेज तो नहीं भाग रहे थे, ये अराउंड 7.5 की रन रेट से दोनों भाग रही थी, 7.5 8 रन की रन रेट से हमारी पारी चल रही थी जब भी ये दोनों आउट हुए। उसके बाद आप देखोगे ये मोमेंटम ड्रॉप नहीं होने दिया हरमन और जमीमा ने। अगले ओवर में ही 8 9 रन लिए, फिर एक 6 रन का ओवर आया, फिर एक बड़ा रन ओवर आया 13 रन का, फिर जमीमा आउट हो गई। बट उसके बावजूद आप देखोगे कि लास्ट के 3 ओवर में हमने हर ओवर 12 से ऊपर रन का गया है, 12 13 14 ऐसे रन आए हैं हर ओवर में। सो अच्छा फिनिश जो किया, उस वजह से हमें जो स्कोर आपको दिख रहा था कि 160 या उससे अंदर सिमट सकती है पारी। जब जमीमा आउट हुई तो मुझे लग रहा था कि शायद ये पारी अब 155 160 में सिमट सिमट सकती है। बट वहां से वो 44 रन की पार्टनरशिप हुई, लास्ट के 3 ओवर्स में इंडिया ने अराउंड 40 रन किए। सो वहां से वो तीन में कहीं 28 30 होने थे, वो 10 12 रन जो एक्स्ट्रा मिले वो बोनस मिले इंडिया को, जिस वजह से श्रीलंका पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर आया स्कोरबोर्ड को चेंज करने का, और वो फिर उसमें नाकाम हुए। वही अब आप एक बार रन रेट का ग्राफ देखोगे तो एक बार लिफ्ट जब हुआ 5th ओवर के बाद, ये रन रेट 5th ओवर तक आपका 6 का रन रेट चल रहा था, क्योंकि शुरू में टाइम लिया अच्छा खासा दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने। उसके बाद ये 7 7:30 पे जाना स्टार्ट किया, फिर ये 8 पे चला गया, और लास्ट में फिनिश हुआ ये अराउंड 8.6 पे जाके। सो अच्छा बिल्ड किया इनिंग को। फिर उसके बाद जो है फिनिश बहुत अच्छा किया। जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं T20I में, आपको इनिंग बिल्ड करनी होती है, फिर मोमेंटम को आ, बीच के ओवर्स में गिरने नहीं देना होता है, फिर लास्ट में जो आपको है एकदम से पीक पे जाना होता है, अच्छा फिनिश करना होता है, वो काम यहाँ पे हरमनप्रीत कौर ने किया। और मोमेंटम बीच में बनाए रखा, पहले दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने, उसके बाद जमीमा और हरमन ने। सो वो मेक श्योर किया कि ये रन रेट 7.5 या 8 से नीचे ना जाए, और लास्ट में वो फिनिश किया 11 12 रन पर ओवर से। तो उससे फिर वो जो ऑल ओवर रन रेट हमारा था वो 8.5 से ऊपर चला गया। सो ये अच्छी सोची समझी टैक्टिक्स टैक्टिक्स रही, टाइम लिया गया, उसके बाद यूटिलाइज किया गया जो विकेट हाथ में बचे थे।
और क्योंकि बॉलिंग कुछ खास थी नहीं, श्रीलंका के पास एक ही चांस था कि शुरुआती कुछ झटके दिए जाए इंडियन टीम को और विकेट्स चटकाती चले जाए, बट वो विकेट्स नहीं मिली, तो वो फिर डेथ बॉलिंग उस तरह की है नहीं श्रीलंका के पास कि बचा जा सके। सो लास्ट में उनको नुकसान भी हुआ इस चीज का। सो अभी ये जो मैच है ये इंडिया ने जीत लिया 82 रन से। और जिस तरह की इस मैच से हम उम्मीदें लगा के बैठे थे कि एक ही चांस था इंडिया के पास वर्ल्ड कप में बने रहने का, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने का, कि ये मैच हम बड़े अंतर से जीते, 50-60 एटलीस्ट 40-50 रन से जीते, ताकि हमारा नेट रन रेट है जो पॉजिटिव में चला जाए। उसके लिए हमें 45 रन से ये मैच जीतना था। बट इंडिया ने बोला जी 45 क्यों, आप 82 रन की विक्ट्री लो। और हमारा नेट रन रेट ना कि पॉजिटिव में गया, पॉजिटिव में भी अच्छी सिचुएशन में चला गया है अभी। हम इस मैच की परफॉर्मेंस के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, बॉलर्स, बैटर्स, फील्डर्स, हर किसी ने ऊपर उठ के 200% पे जाके परफॉर्म किया है, और जिसकी बदौलत हम अब अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नाउ वी कैन गो थ्रू टू सेमीज। सो वो बाकी रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एक बार उस पे हम बात कर लेते हैं 2 मिनट की। क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए टीम इंडिया को सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए? आप ये एक बार ग्रुप ए की टेबल देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे बना हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर भी जाएगा। नेट रन रेट भी उनका अच्छा है, 2.5 से ऊपर का है। अब इंडिया का नेट रन रेट -1.5 से ऊपर था, अब ये आ गया है +0.57। ये बहुत अच्छी चीज है। पाकिस्तान का +0.55 है। न्यूजीलैंड का उन्होंने भी हमें फेवर कर दिया जब ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी खासी हार उनको थमाई, उससे उनका नेट रन रेट चला गया -0.05। श्रीलंका बाहर हो चुका है, श्रीलंका रेस में नहीं है। वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके, तीनों मैचेस वो हार चुके हैं। अब श्रीलंका को हम अगर अब आ जाते हैं जी जेन्युइन सिनारियो पे। अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए 1 रन से हरा देता है, मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ अभी, 1 रन से हरा देता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया 6 पे आएगा। अब आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत जाएगा, जो कल कल है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच, वहां पे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत जाएगा, जिसकी 99% उम्मीदें सबको है। सो ऑस्ट्रेलिया के 6 पॉइंट हो जाएंगे, नेट रन रेट उनका और अच्छा हो जाएगा, तो वो मुझे लगता है कि वो सीधा पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। फिर इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से हरा देगा, इंडिया भी 6 पॉइंट पे, ऑस्ट्रेलिया भी 6 पॉइंट पे, तब न्यूजीलैंड अगर बचे हुए दोनों मैच उनको जीतने पड़ेंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट, और उन दोनों मैचेस का कलेक्टिव जो मार्जिन है दोनों मैचेस का मिला के वो 38 या उससे ज्यादा रन का होना चाहिए। 38 रन से भी वो अगर दोनों, मतलब कलेक्टिव में बोल रहा हूँ, एक मैच वो 20 रन से जीत गए, एक मैच वो 18-19 रन से जीत गए, तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा, न्यूजीलैंड का रन रेट इंडिया से बेटर हो जाएगा, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी। अब इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकता है? अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हार जाए, जिसका 0.1% भी चांस मुझे नहीं लगता, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड रिजल्ट्स बाकी मैचेस के, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। ये तो हो गया सिंपल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हार जाए, और उसके बाद पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के मैच में कोई भी जीते, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल से। अब जी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए, तो पाकिस्तान तो बाहर हो गया। अब न्यूजीलैंड श्रीलंका या पाकिस्तान वाले मैच में से किसी भी मैच में हार जाए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। ये हो गया एक और सिनारियो। श्रीलंका या पाकिस्तान में से कोई भी एक मैच न्यूजीलैंड हार जाए, या बारिश वारिश से कैंसिल हो जाए, उनको 1 पॉइंट मिल जाए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। अब ये तो हो गया जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जब जीत रहा है तब। अब मान लीजिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच हार जाता है, और बड़े अंतर से हार गया, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है, आप भूल जाइए। अगर कम मार्जिन से हारता है, मान लीजिए 5 रन, 10 रन, 15 रन से हारता है, तो वहां पे न्यूजीलैंड को अपने दोनों बचे हुए मैचेस में से एक मैच में हारना पड़ेगा, थोड़े अच्छे अंतर से। और जो मैच न्यूजीलैंड जीत रहा है, वो मैच न्यूजीलैंड ज्यादा बड़े अंतर से ना जीते, 30, 40, 50 रन के अंतर से ना जीते, ऐसी इंडिया को उम्मीद करनी होगी। सो अभी भी आप जो मैंने सिनारियो बताया आपको, उससे भी आपको पता लग रहा होगा कि
चांसेस इतने आसान नहीं है। और एक काम जो इंडिया को आसान कर सकता है या पहुंचा सकता है, वो है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना ही पड़ेगा। तब इंडिया का चांस ज़्यादा बेटर है। अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो मुझे नहीं लगता कि 2-4% से ज़्यादा टीम इंडिया के पास चांस है। बट देखा जाए, अगर लक फेवर कर जाए तो क्या पता क्या है। मुझे भी कुछ खासा अच्छा तो नहीं लग रहा कि हम इंडिया के लिए ये सब बोल रहे हैं इनिशियल फेज में, कि बाकी टीमों की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। आप एज ए चैंपियन की हैसियत से इस टीम में आए थे, इस वर्ल्ड कप में आए थे, सॉरी। सो बट वो न्यूजीलैंड का मैच हमें हारना इतनी वो नहीं है। आप वो 10-20-25 रन से वो मैच हारते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस मैच से। और वो मैच आप 58 रन से हार गए, जिसकी बदौलत आपको ये जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो मैच आप 20-30 रन से भी हारते, आप आज अच्छी सिचुएशन में अपने आप को पाते, ऑस्ट्रेलिया को आप हराते, सीधा आपका फाइनल्स में जाना, सेमीफाइनल में जाना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तय रहता। बट वो जो हार है वो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इंडिया को, इतनी बड़ी जीत लेने के बावजूद श्रीलंका के अगेंस्ट। सो लेट्स सी, एक ग्लिमर ऑफ होप तो आया है इंडिया के पास कल की जीत के बाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया को भी हम हरा दें, और अच्छे खासे मार्जिन से अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया फिर तो बात ही बन जाएगी, क्योंकि फिर तो हम ऑस्ट्रेलिया की भी नेट रन रेट से ऊपर चले जाए। एक 30-40-50 रन की अगर हमने जीत हासिल कर ली तो फिर तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सीधा सीधा सा हिसाब है, कलेक्टिव 38 रन चाहिए न्यूजीलैंड को दोनों मैचेस में। अगर इंडिया मान लीजिए 32-35 रन से हरा देता है, या 3-4 ओवर पहले, जिसके चांसेस 1% भी नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया को लड़ते झगड़ते हरा दो, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। चलो एक बार आप, इंडिया के लिए बेस्ट चांस तो ये होगा, आप ऑस्ट्रेलिया को या तो 30-35 रन से हरा दीजिए, या 3-4 ओवर पहले रहते चेंज कर लीजिए उनके अगेंस्ट। सो वहां पे, और पिच भी अच्छी है आपकी, जो आपका नेक्स्ट मैच है वो शारजाह में खेला जाएगा, बेटर पिच मिलेगा, और उम्मीद करते हैं बेटर आउटफील्ड भी हमें मिले। सो वहां से अगर इंडिया 30-35 रन से हरा देगी तो वो फिर जो कलेक्टिव मार्जिन है न्यूजीलैंड का, वो 38 से फिर वो 70-75-80 हो जाएगा। फिर वहां पे न्यूजीलैंड को जीतना भी पड़ेंगे दोनों मैचेस, और दोनों मैचेस बड़े अंतर से भी जीतने पड़ेंगे। फिर वहां पे आप न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान में से कोई एक अपसेट भी कर दे, और क्या पता, हो सकता है। क्रिकेट है, इसमें सारी चीजें पॉसिबल है। श्रीलंका अगर इंडिया को हरा सकता है एशिया कप फाइनल में, सो व्हाई नॉट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा सकता है या इंडिया को टक्कर दे सकता है, तो व्हाई नॉट न्यूजीलैंड। सो उम्मीदें हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और हम गिरते पड़ते सेमीफाइनल में पहुंच जाए। बट उससे पहले एक काम बहुत अच्छा करना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया को अगर बढ़िया से टक्कर दे दे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, क्योंकि 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम से हारी है आज तक, वो है इंडिया। इंडिया से ही डर लगता है ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम को, बाकी और कोई उनको चैलेंज कर नहीं पाया 2020 से। सो वो एक अच्छी टक्कर होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दें हम, तो फिर हम एटलीस्ट ये मान सकते हैं कि यार हमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। बाकी कुछ भी हो, वो तो लक पे डिपेंड करता है अब आने वाले मैचेस के। सो ये तो रहा जी आज आने वाले इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंडिया का पहुंचने का रास्ता, सिनारियोज। और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए हमारे पास इतना ही है, आने वाले मैचेस में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सी यू।